मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में 2018 के विधानसभा चुनाव के वोटों का समीकरण बड़ा रोचक है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या इन सीटों पर भी असर नजर आएगा। आंकड़ों पर गौर करें तो 7 सीटें ऐसी जिन पर जीत का अंतर 350 वोटों से लेकर करीब 8000 तक था। दिलचस्प यह कि जो पहले भी कांग्रेस की सीट से जीते, अब उनमें एक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया और बाकी पाला बदलकर भाजपा में आ गए। ऐसे में कभी जिन 7 खिलाड़ियों ने भाजपा का रास्ता रोका था, अब 6 उसी टीम में आकर कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे, एक नजर डालते हैं। सुवासरा विधानसभा से हरदीप सिंह डंग 350 वोट से जीते। ब्यावरा से गोवर्धन दांगी 826 वोट से जीते। नेपानगर से सुमित्रा कासडेकर 1264 वोट से जीती। मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव 2136 वोट से जीते। सावेर से तुलसी सिलावट 2945 वोट से जीते। अंबाह से कमलेश जाटव 7547 वोट से जीते। पोहरी से सुरेश धाकड़ 7918 वोट से जीते। कांग्रेस से ज्यादा वोट पाकर भी भाजपा इन 7 सीटों पर 22,000 वोटों से सरकार बनाने से रह गई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक आंकड़ों में 2018 में भाजपा कांग्रेस को मिले वोटों में 0.1% का अंतर था। लेकिन अब देखना अहम होगा कि टीम बदल चुके खिलाड़ी क्या नई टीम में भी उतने वोट बटोर पाएंगे या फिर कांग्रेस बाजी मार पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, शार्पेट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो आज हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों की, या यूं कहें कि उन प्रत्याशियों की जो अब नई टीम के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वही प्रत्याशी अपनी नई टीम को जीत भी दिला पाएंगे? अगर बात करें 2018 के विधानसभा चुनावों की, तो जो चेहरे जिनके बारे में हमने इस रिपोर्ट में चर्चा की है, वो कभी कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं और साथ ही जनता के बीच में भी हैं। ऐसे में क्या ये प्रत्याशी कमल खिलाने में कामयाब होंगे? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उमेश शर्मा जी। स्टूडियो में मेरे साथ एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव हैं। और पहला सवाल मेरा उमेश जी आपसे ही, क्या लगता है ये पुरानी पारी जो है वो नई कहानी गढ़ पाएगी? एक जो मुझे लगता है कि सकारात्मक बात इन मित्रों के साथ हुई है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कि अभी तक ये जिस राजनीतिक विचारधारा या जिस राजनीतिक दल के साथ जुड़ के काम कर रहे थे, वहाँ की कार्य पद्धति में कैडर सिस्टम नहीं था। और अब जब इनका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ है, तो इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा प्रतिबद्ध समूह मिला है, जो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान के लिए काम करता है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन है, तो इस विचार आधारित राजनीतिक संगठन में जो मित्र जुड़कर आए हैं, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस समर्पण और जिस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से इनको लाभ प्राप्त होगा। और मुझे लग रहा है कि इनकी जो पूर्व विजय रही है, उस पूर्व विजय में दशांश की वृद्धि होती सभी दूर दिखाई दे रही है। और मुझे लग रहा है कि हम एक बड़ी विजय की रेखा चित्र उभरने में सफल रहेंगे। लेकिन उमेश जी, कुछ ऐसे मौके आए जब कांग्रेस को ये कहने के लिए मौका मिल गया कि अभी भी आपके परिवार में जो नए नए शामिल हुए हैं, उन्हें आपके लोग अपना नहीं पा रहे हैं। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि विचार मेल खा रहे हैं? ये कांग्रेस के मित्रों का सतही आरोप है। अब कांग्रेस के मित्रों के साथ जो सबसे बड़ी कठिनाई आ रही है, मैं तो चूंकि अभी ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा हूँ, एक विधानसभा क्षेत्र है तुलसी सिलावट जी का, तुलसी सिलावट जी की विधानसभा क्षेत्र का जनसंपर्क प्रभारी भी हूँ। और जो वार रूम हमारे भाजपा के मध्य प्रदेश के 3 बने हैं, उसमें इंदौर उज्जैन संभाग की जो हमारी 7 सीटें हैं, उस 7 सीटों का मैं वार रूम का भी इंचार्ज हूँ, वो भी देख रहा हूँ। तो मैं चुनाव को बहुत निकटता से देख भी पा रहा हूँ और उसमें प्रतिभागिता भी कर रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी विलग होकर दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की या भारतीय जनता पार्टी संगठन की अपनी एक विशेषता है कि ये सागर की भांति जितनी भी नदियां आई थी उन सबको आत्मसात कराए। और भारतीय जनता पार्टी में जो मित्र आए हैं, ये दूध और शक्कर की तरह एक दूसरे में घुल मिल गए और अब इनका अंतर करना बड़ा मुश्किल है।
और चलिए, कांग्रेस आप ये के कह रहे हैं कि सब घुल मिल गए हैं और बीजेपी की विचारधारा पे काम भी कर रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा या फिर वहां रहते हुए उन्हें जो नहीं मिल सका वो आपकी पार्टी उन्हें देगी और जनता के बीच में काफी उत्साह भी है, ये भी आप हमें बता रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गई हैं विभा पटेल जी, उनका पक्ष रखने के लिए। विभा जी, अगर यहाँ उमेश जी की हम बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि जनता के बीच में माहौल है बीजेपी को लेकर और जो चेहरे जो लोग आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए वो अब भले फिर से जनता के बीच हो लेकिन जनता उन्हें फिर पसंद कर रही है। देखिए, मुझे तो बड़ी हंसी आती है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पे। वो इस तरह की बात कहते हैं जैसे जनता और मतदाता इनका गुलाम हो चुका है। देखिए, ये लोकतंत्र है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और उनके प्रवक्ताओं का, कार्यकर्ताओं का लोकतंत्र में विश्वास ना हो, लेकिन जनता का लोकतंत्र पर विश्वास है, जनता का संविधान पर विश्वास है। और ऐसे लोग जो अपनी आस्थाएं पल भर में ही कुछ लाभ के लिए या अपने निजी स्वार्थों के लिए बदल लेते हैं, इस चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि वो दूध और शक्कर की तरह भारतीय जनता पार्टी में घुल मिल चुके हैं। मैं तो इनको याद दिलाना चाहती हूँ और जानकारी देना चाहती हूँ, वो शक्कर और की तरह, दूध और शक्कर की तरह नहीं घुले हैं। भारतीय जनता पार्टी में नींबू की तरह जुड़ गए हैं और इनका कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। बरसों बरस तक जिस कार्यकर्ता और नेताओं ने आस्था और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को सींचा, पल्लवित और पोषित किया, आज उसके साथ इन्होंने छल किया है। वहां का जो कार्यकर्ता आज तक इनके लिए संघर्ष कर रहा था, उसके सर पर इन्होंने उन लोगों को बिठा दिया जो अपनी स्वार्थों के लिए, जिन्होंने न केवल लोकतंत्र का गला घोंटा बल्कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, कुछ पैसों के लिए लोभ लेकर इनके भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप जो हैं मुझे लगता है आप जनता के बीच भी बार बार ले जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ले जा रही है। लेकिन जो जगह खाली हुई है, जिन प्रत्याशी, जिन चेहरों पर जो कभी आपकी पार्टी में थे, आपने जीत हासिल की थी, क्या आपको लगता है कि उन चेहरों की वजह से जीत मिली थी, उन प्रत्याशियों की वजह से जीत मिली थी जब वो आपकी पार्टी से खड़े हुए थे, या फिर कांग्रेस को जनता ने पसंद किया था? देखिए, जनता ने निश्चित तौर से कांग्रेस को पसंद किया था। किसी चेहरे में इतनी दम नहीं होती कि वो अपने निजी, केवल अपने व्यक्तिगत दम पर चुनाव जीत जाए। यदि व्यक्तिगत दम पर लोग चुनाव जीतने की हैसियत रखते तो आज ये जो भारतीय जनता पार्टी के बिकाऊ टट्टू हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करते। वो निर्दलीय चुनाव लड़ते, जनता के बीच में जाते और फिर कहते कि हमारा कांग्रेस पर विश्वास हटाए, आप हमें फिर से विश्वास। यानी कि चेहरों की बात नहीं है, यहाँ पार्टी की बात है। और कांग्रेस जिस तरीके से सुनील जी मजबूत बता रही है खुद को, और विभा जी जो कह रही हैं, कैसे देखते हैं आप कि जब एक नई टीम में जो पुराने खिलाड़ी पहुंचे हैं, नया उनके सामने सब कुछ चुनौती भी है, नया परिवार भी है और खुद को साबित करने की भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है, ऐसे में जो दोनों तरफ से बात आपने सुनी, आपको क्या लगता है? देखिए नाज़रीन, जो हम 7 पूर्व विधायकों की बात कर रहे हैं, इनकी वजह से ही अगर हम एक तरीके से माने तो पिछली सरकार भाजपा की आते आते रुकी थी। यही सबसे बड़े बाधक बने थे और इन्हीं के कारण, क्योंकि काफी कम अंतरों से, लगभग 350 से लेकर लगभग 8000 वोटों के कारण बीजेपी ने 7 सीटें लूज कर दी थी और इन्हीं के कारण ही वो सरकार रुकी। लेकिन अब ये 7, चाहे हम हरदीप डंग की बात करें, चाहे सुमित्रा जी की बात करें, ब्रजेंद्र हैं, तुलसी जी हैं और यहाँ कमलेश जाटव हैं, सुरेश धाकड़, ये सारे अब बीजेपी में हैं। तो जिस प्रकार से उमेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी में ये रीति नीति और तमाम तरीके कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिल गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, बीजेपी में भले ही घुल गए हों लेकिन मतदाता इनसे कितना संतुष्ट है, मतदाताओं में ये कितने घुल मिल गए हैं, मतदाताओं का ये दिल जीतने में कितने कामयाब होते, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि अब चुनाव में फिर ये सामने है, 2 साल के भीतर ही दूसरी बार मतदाता के सामने वोट मांगने जा रहे हैं। कई उम्मीदें थी मतदाताओं को जब इनको जिताकर भेजा होगा कि विकास ये होगा, क्षेत्र का ऐसा होगा, लेकिन अब जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हो और सरकार बदलने के बाद दोबारा ये 2 साल के भीतर जा रहे हैं, तो मतदाताओं का रिएक्शन क्या होगा। और क्योंकि हमने देखा है कि जब चुनावी जो पूरा एक सिनेरियो होता है वो कुछ और होता है, लेकिन मतदान जब होता है, मतदान के एक दिन पहले पूरा सिनेरियो बदल जाता है। भी सकता तो अभी क्योंकि अभी आज नामांकन की आखिरी डेट थी, आज नामांकन खत्म हुए हैं, अब कल स्क्रूटनी होनी है और नाम वापसी 19 तारीख को होनी। उसके बाद देखेंगे कि आखिर जनता का मन क्या है, जनता का मूड क्या है और राजनीतिक दल किस प्रकार से मुद्दे लेकर जनता के बीच जाते हैं
और जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। चलिए, बिल्कुल प्रत्याशी मुद्दे लेके उमेश जी पहुंच जरूर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि आप जमीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या माहौल है, लेकिन ये बात ठीक है कि अगर 2 साल के अंदर ही वही चेहरे वापस जनता के बीच होंगे तो जनता कैसे भरोसा जताएगी। अगर पहले की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से वही चेहरे पहुंचे थे, अब कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस पर भरोसा जताया या उन चेहरों पर जताया, और अगर उन चेहरों पर जताया तो पार्टी बदलने के बाद उन्हीं चेहरों पर कैसे भरोसा करेगी जनता। मैं सुनील जी की बात से 100% सहमत हूँ कि जो लोकतंत्र में या चुनावी व्यवस्था के अंदर अंतिम आदेश प्रदान करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है, वो जनता जनार्दन के पास है। और मैं निश्चित रूप से इस बात को बहुत प्रमाण पूर्वक कह सकता हूँ कि जनादेश और मतादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए दिखाई दे रहा है कि जनता जो है या मतदाता जो है वो बहुत विवेकशील है, और उस विवेकशील मतदाता के अपने जो आकलन की कसौटी हमको चुनाव में दिखाई दे रही है। या चुनाव का जो मुद्दा है, मुझे लगता है 2 तरह के मुद्दे इस चुनाव में दिख रहे हैं। पहला मुद्दा तो चुनाव में ये दिख रहा है कि जो कमलनाथ जी की सरकार थी, वो कमलनाथ जी की सरकार वचन भंग की दोषी है, और कमलनाथ जी की सरकार जो असमय अस्वाभाविक काल कवलित हो गई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तो कोई प्रत्यक्ष या सीधी भूमिका नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो सरकार को गिराने का प्रयास नहीं करा था, वो सरकार अपने अंतर्द्वंद और अपने अंतर्विरोध से गिरी थी। और उसके मूल कारण सबको ज्ञात है। जो चेहरा दिखाकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने तो नारा दिया था कि माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, और हमको लगता था कि कमलनाथ जी चुनौती नहीं है, हमारे लिए लगता था कि चुनौती ज्योतिरादित्य जी है। और निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य जी के साथ आकर्षण के साथ जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। यद्यपि वोटों की गिनती में हम ज्यादा थे, पर सीटों में हम अल्पमत में रह गए। और उसके बाद जो अंतर्विरोध अंतर्द्वंद कांग्रेस पार्टी चलिए, बिल्कुल आपने जहां कुछ आरोप लगाए वही एक बड़ा मुद्दा भी यहां पर दे दिया, इसका जवाब हम लेंगे विभा पटेल जी से, लेकिन फिलहाल हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा और उसके बाद समझेंगे कि अगर अब महाराज भी शिवराज जी के साथ खड़े हैं तो क्या कांग्रेस से ऐसा कोई नहीं जो बीजेपी को चुनौती देगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं उन पुराने चेहरों की जो नई टीम के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन क्या वो इस बार भी जीत की इबारत लिख पाएंगे। हमारे साथ विभा पटेल जी जुड़ी हुई हैं। विभा जी, अगर बात करें उमेश जी की, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पहले भी नहीं लगा था कि कमलनाथ जी चुनौती हैं, इसीलिए वो महाराज जी को चुनौती मान रहे थे, लेकिन अब वो भी उनके साथ हैं। ऐसे में आपके सामने बीजेपी ज्यादा बड़ी चुनौती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कोई चुनौती है ही नहीं। हमें तो केवल उन गद्दारों से लड़ना है, उन लोगों से लड़ना है कि जो भेष बदलकर आज फिर जनता के बीच में जाकर मत मांगने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं तो उमेश जी को याद दिलाना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं, आज बात कर रहे हैं जनता के जनादेश को शिरोधार्य करने की। अरे इन्होंने तो खुद लोकतंत्र का गला घोंटा है। जनता का जो जनादेश था वो तो कांग्रेस के साथ ही था। यदि इनमें मादा होता, इनमें अगर जिगर होता उस जनादेश को शिरोधार्य करने का, तो इस तरह की ओछी हरकत लोकतंत्र की हत्या करने की ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सोचते और ना करते। जिस तरह से विधायकों को पैसे दे देकर खरीदा गया, उससे ये स्पष्ट हो गया कि ये लोग मछली की तरह तड़प रहे थे, और जनता ने इनको जब नकार दिया तो इन्होंने पिछले दरवाजे से नोटों के माध्यम से, जनता ने वोटों से कांग्रेस को चुना था, इन्होंने नोटों के माध्यम से कांग्रेस की सरकार का गला घोंटा और उस पर स्थापित हो गए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के पास नेताओं की बात ये कर रहे हैं, हम तो निश्चित तौर से हमने चुनाव प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ा था, और हमेशा जो भी कभी भी कांग्रेस में यह परंपरा नहीं रही कि चेहरा मुख्यमंत्री के लिए किसी को भी दिखाया जाए, और ना ही इस बार दिखाया गया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है कि वो चेहरा दिखाए और चुनाव करे। भारतीय जनता पार्टी को यदि इतना ही महाराज पर भरोसा था और महाराज पर आस्था और विश्वास हो गया, तो क्यों शिवराज जी ने उन्हें विभीषण कहा? क्यों शिवराज जी उनका चेहरा ग्वालियर में पोस्टरों पर नहीं दिखा पा रहे हैं? ग्वालियर जैसे क्षेत्र में, जहाँ पर ग्वालियर गुना जैसे क्षेत्र में जहाँ पर एकमात्र नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी माने गए, वहां पर इनके ही नेता नरेंद्र सिंह तोमर ये कहते हैं कि महाराज का
फोटो लगाना क्या जरूरी है? क्या वो जनप्रतिनिधि हैं या क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? जिस जगह पर अगर आप ये कह रही हैं कि ग्वालियर में एकमात्र नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया माने गए, ये उस वक्त की बात आप कर रही हैं जब आपकी पार्टी में थे, या अब भी आपको ऐसा लगता है? और अगर ऐसा लगता है तो ग्वालियर चंबल में 16 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या और कौन चेहरा? देखिए, ये तो आप उमेश जी से पूछिए कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेहरा मान रहे हैं या नहीं मान रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ने कांग्रेस का काम देखा है, कमलनाथ जी का काम करने का तरीका देखा है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता का ही नहीं, जनता का भी विश्वास कमलनाथ जी के साथ है। और हम मैंने आपकी बात से पहले ही उमेश जी से पूछा था। उमेश जी, देखिए वही बात आ गई कि कुछ ऐसे मौके आए जब सिंधिया जी अगर गायब रहे तो सवाल कांग्रेस पूछती है, और अभी विभा जी भी पूछ रही है, क्या कहना चाहेंगे? नाज़रीन जी, मैं पहले विभा जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा आदरणीय को, कि वे बार बार लोकतंत्र की दुहाई दे रही हैं। कभी भी लोकतंत्र की बातें कांग्रेस पार्टी के मित्रों के मुंह से इसलिए शोभा नहीं देती कि हमने 1975 भी देखा है, जब लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था और भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर दी गई थी। विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था, पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। खैर, वो आज की बहस का विषय नहीं है। 30 से अधिक बार राज्य की सरकारें श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त करी है, बहुमतों की सरकार बर्खास्त करी है। तो आपके मुंह से एक तो लोकतंत्र शोभा नहीं देता है, और दूसरी बात रही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो आप अंतर समझ लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैंने पहले भी कहा था कि एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन है। यहाँ पर व्यक्ति गौण होता है, विचार प्रधान होता है। हमारी जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था विचार प्रधान व्यवस्था है। और भारतीय जनता पार्टी में यह कतई महत्व नहीं रखता है कि हम चेहरों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा करते। मैं तो कांग्रेस पार्टी के संदर्भों की बात करके ये बता रहा था। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सामूहिकता होती है। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा माना जाए कि चेहरे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर सुनील जी, चेहरे तो बदल गए, लेकिन अगर पार्टी की ही बात है तो फिर क्या ये माना जाए कि 15 साल के कार्यकाल के बाद जनता ने भी मन बनाया था कि वो मौका देना चाहती थी कांग्रेस को? क्योंकि अगर चेहरों की वैल्यू नहीं की जा रही है, सिर्फ पार्टी की और पार्टी के चिन्ह की बात है, तो फिर कांग्रेस जो मजबूती यहाँ बार बार पेश कर रही है, क्या उसमें हम सच्चाई देख सकते हैं? देखिए नाज़रीन, हर जगह चेहरा, मुद्दे या पार्टी महत्वपूर्ण नहीं होती। कई जगह कई सीटें ऐसी होती हैं जहां पर मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, चेहरे और पार्टी सेकेंडरी हो जाते हैं। कई जगह पर चेहरे ही महत्वपूर्ण होते हैं, मुद्दे और पार्टी गौण हो जाती है। और कई जगह पे सिर्फ पार्टी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग क्षेत्रों की तासीर है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर चेहरों को लेकर, तो अगर चेहरे, क्योंकि इस उपचुनाव में जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे जैसे वोटिंग की तारीखें नजदीक आ रही हैं, मुद्दे जो शुरुआत से शुरू हुए थे वो मुद्दे अब गौण हो गए, वो गायब हो गए हैं परिदृश्य से। मुद्दों की जगह अब कहीं गरीबी की बात होती, कभी नारियल की बात होती, कभी शैंपेन की बात होती, कभी आईफा की बात हो रही है। जो विकास के मुद्दे हैं, जो चेहरे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, कि जो 2 साल पहले आपसे वोट मांगने आए थे, आज फिर वो दूसरी पार्टी से दूसरे झंडे बैनर के साथ आपके सामने वोट मांगने आ रहे, तो आखिर क्यों, वजह क्या है उसकी? तो कुल मिलाकर ये तमाम मुद्दे दूर होते जा रहे हैं। चेहरे की महत्वपूर्णता की अगर बात हो रही है, तो अगर सिंधिया जी का फोटो वीडियो रथ पे नहीं लगता है बीजेपी के, तो कांग्रेस सवाल उठाती है। लेकिन राहुल गांधी का फोटो अगर वचन पत्र से गायब हो जाता है तो कांग्रेस उससे बचती है। यानी दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, अपनी सुविधा अनुसार राजनीति कर रहे हैं, अपने लिए जो पॉजिटिव है उसको लेकर जनता के सामने जा रहे हैं और दूसरे का नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, इसमें एक और बात है कि जिस तरीके से विभा जी कह रही है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है ही नहीं, उन लोगों से है जो हमें धोखा देके, जनता को धोखा देकर चले गए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये लड़ाई का अगर पैरामीटर सेट किया गया है तो इससे कांग्रेस को कोई सफलता मिलने की उम्मीद है? देखिए नाज़रीन, क्योंकि अभी जिस प्रकार से लगातार बातें हो रही हैं, 28 जो उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें से 25 तो वो हैं जो बीजेपी ज्वाइन करने के कारण विधायकों ने सीटें छोड़ी हैं, इस्तीफे दिए हैं। तो कांग्रेस की पहली प्रायोरिटी यही है कि जो 25 जो दल बदल करके गए हैं वो नहीं जीते, एक नजीर बने कि अगर दल बदल करके कोई जाएगा तो जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी और चुनाव में फिर मध्य प्रदेश में इस प्रकार के हालात नहीं उपजे, चाहे कोई भी दल हो, बीजेपी भी हो या कांग्रेस, इस प्रकार की सरकार, चलती हुई सरकार ना गिरे। कोशिश यही है कांग्रेस की, क्योंकि अगर कांग्रेस के अधिकांशतः विधायक, जिस प्रकार से बात हो रही है कि जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से जो बीजेपी में गए, अगर वो जीत जाते हैं तो ये मान के चलिए नाज़रीन कि अभी 5 से 7 और भी जो कतार में हैं जो विधायक कांग्रेस में,
वो भी छोड़कर जा सकते हैं। कांग्रेस और भी ज्यादा कमजोर हो सकती है। एक सवाल आपसे और उसके बाद इसका जवाब मैं विभा जी आपसे भी लेना चाहूंगी। विभा जी ने थोड़ी देर पहले बहुत जोर देकर एक बार फिर से वही बात दोहराई है, गद्दारी की उन्होंने बात कही है, खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। लेकिन अगर हम कल के बयान की बात करें, जिस तरीके से इमरती जी कह रही थी कि विधायकों को पैसे देते थे कमलनाथ, तो हर दिन एक नया ट्विस्ट जो है वो इस उपचुनाव में आ रहा है सामने। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जनता भी कैसे भरोसा करे, क्योंकि उस आरोप के भी कोई तथ्य नहीं है अगर हम खरीद फरोख्त की बात करें? देखिए नाज़रीन, जनता भली भांति जानती है कि चुनाव नजदीक हो और ऐसे में आरोप सिर्फ लगाकर मीडिया की सुर्खियां बटोरना और मतदाता के दिलों में जगह बनानी है। क्योंकि 35 करोड़ का आरोप जैसे कांग्रेस लगातार जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए उन पर लगा रही, और यही वजह है कि इमरती देवी ने नामांकन के बाद कहा कि जिनको विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया उनको 5 करोड़ कमलनाथ देते थे। अब इस तथ्य के पीछे इमरती जी के पास कोई आधार नहीं है। जैसे आज एंदल सिंह कंसाना ने भी एक बयान दिया कि अजय सिंह के कहने पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और सरकार गिराई, क्योंकि अजय सिंह ने केपी सिंह की यहां पर मुलाकात में उनसे कहा था कि ये सरकार गिरा दो कमलनाथ की। तो अब अजय सिंह सच्चाई जानते हैं, केपी सिंह जानते हैं और एंदल सिंह कंसाना जानते हैं। लेकिन जनता के बीच में बहुत कुछ पहुंच रहा है, भ्रम की स्थिति है, तस्वीर साफ नहीं है। विभा जी, ऐसे में कांग्रेस के जो सिपह सालार हैं, आपके जो दिग्गज नेता हैं, वो कैसे मदद करेंगे जनता की कि ताकि वो समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है? देखिए, जनता नाज़नीन जी बहुत समझदार होती है। जनता को ना समझाने की जरूरत है और ना ही जनता को भ्रमित करने की जरूरत है। जनता का तो पूरा भ्रम निकल चुका है, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने चुना था वो आप जैसा आपने ही प्रारंभ में कहा कि वो बहुत कम अंतर से जीते थे। मैं तो कहना चाहती हूँ कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों का जो भ्रष्टाचार था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो जनता को का जिस तरह से दोहन किया गया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में अनेकों योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रही और जनता ने न केवल इनके नेताओं को बल्कि इनके कार्यकर्ताओं को आपस में जिस तरह से भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ टवल करते हुए देखा, जनता उससे त्रस्त हो चुकी थी और उसी का जवाब जनता ने दिया था कांग्रेस को जनादेश देकर, और कांग्रेस ने उसको शिरोधार्य किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास तो न सब्र था और न ही 15 महीने आपको सरकार में रहने का मौका नहीं दिया था जनता ने। लेकिन वो जो 15 महीने जिसमें आप 11.5 महीने काम करने की बात करते हैं, कांग्रेस बात करती है, जनता के सामने अब वो पहलू भी है और उस पहलू को बीजेपी बखूबी दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जनता अब दोनों तरफ से सोचेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जनादेश को खरीदने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जनता ने जिस तरह से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधियों को प्रलोभन देकर खरीद चुकी है और सरकार गिराने के लिए, सरकार के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकती है, उसका जवाब जनता देने वाली है। क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के पंजेब को वोट दिया था, उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को वोट दिया था, उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि को वोट दिया था, जिसे वो विधानसभा में अपनी बातें उठाने के लिए। चुनाव में भी जनता आपको कांग्रेस को देखना चाहती है। उमेश जी, क्या कहेंगे? मैं तो विभा जी की बात का कोई उत्तर नहीं देना चाहता हूँ नाज़नीन जी। मैं तो सीधी बात एक बताना चाहता हूँ कि ना तो किसी को खरीदा है और ना कोई बिका है। ये सीधा एक व्यक्ति के स्वाभिमान की लड़ाई थी, जिस व्यक्ति ने कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर इस सरकार का निर्माण कराया था। जब सरकार बनकर आ गई तो दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी के साथ एक दुर्भी संधि करी, लाक्षागृह का निर्माण करा गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई गई, जो वायदा करा गया था उस वायदे से बदला गया, उप मुख्यमंत्री वाला विषय था वो भी नहीं माना गया, प्रदेश अध्यक्ष की बात करी गई कि ठीक है सत्ता और संगठन का संतुलन बनाया जाए, पर एक प्रलोभित नेता को मुख्यमंत्री भी स्वयं रहना था और वो इतने अधिक भयग्रस्त थे कि अगर संगठन का अध्यक्ष ज्योतिरादित्य जी बन जाएंगे तो सत्ता का एक नया केंद्र खड़ा हो जाएगा। तो दिग्विजय सिंह जी ने कुटिलता के साथ ये सारा कारनामा करा और कमलनाथ जी की सरकार के गिरने का कोई एकमात्र व्यक्ति दोषी है तो वो एकमात्र व्यक्ति थे दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने अब प्लान बी पे काम कर दिया। पहले उन्होंने कमलनाथ ज्योतिरादित्य जी को साइड ट्रैक करा था और अब वो दूसरे प्लान पे लग गए, जीतू जयवर्धन फतन पे। अब उनका नया मिशन है कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने और जयवर्धन जी 3.5-4 साल बाद जब चुनाव आएगा। चलिए, आप कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है इस बात पर बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम पहले भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीते थे और ये उपचुनाव भी उनके नेतृत्व में जीतेंगे। सुनील जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया, अगर देखा जाए एक दूसरे की पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से उठापटक हो रही है, इस पर गौर तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन उतनी ही उठापटक जनता के बीच भी है, क्योंकि अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। बिल्कुल नाजरीन, और एक दूसरे से सवाल भी पूछे जा रहा है। बीजेपी बजाय जवाब देने के एक दूसरे से सवाल कर रही हैं दोनों पार्टियां,
लेकिन आप देखिए कि अब चुनावी कैंपेन की बात करें, जिस प्रकार से शिवराज जी के दौरे हो रहे, तो अब शिवराज जी, अब बीजेपी ने बखूबी और बहुत खूबसूरती के साथ जो पूरा मसला है कि 15 महीने वर्सेस 15 साल ना करके चुनाव, अब 15 महीने वर्सेस 6 महीने जो कोरोना काल में जो आए, उन 6 महीनों के भरोसे कर रही है, क्योंकि लगातार शिवराज जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने वो हमेशा पैसों का रोना रोते थे, लेकिन 6 महीने कोरोना के और इतनी आपात स्थिति थी, वित्तीय संकट था, उसके बाद भी इतनी बखूबी तरीके से शिवराज जी ने सरकार चलाई, पेमेंट किए लोगों को, जो पैसा जाता है अलग अलग मदों से उनको भी बखूबी दिया, और एक बार भी 6 महीने में पैसे का रोना नहीं रोया। यानी बहुत खूबसूरती के साथ इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि 15 महीने बनाम 15 साल ये चुनाव ना हो, बल्कि 15 महीने बनाम 6 महीने चुनाव हो। तो अब जनता को देखना है कि 15 महीने बनाम 6 माह को वो स्वीकार करती है या फिर 15 साल को। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि खिलाड़ी बदल चुके हैं, लेकिन क्या वोटों के समीकरण भी इस उपचुनाव में बदलेंगे? क्या प्रत्याशी कमल खिला पाएंगे और क्या दल बदल के साथ एक बार फिर से जीत मिलेगी? इसका सभी को इंतजार रहेगा। फिलहाल शार्प एट 7 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?